फंडामेंटल आउटलुक बाजार पर जानना आपके लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्ले के लिए बाजार आपको कई सारे मौके दे जाता है। और इसी लॉन्ग टर्म प्ले को समझने के लिए हमारे फंडामेंटल मार्केट एक्सपर्ट्स हर रोज़ 10 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ इलियोस इंडिया के CEO डिनशॉ ईरानी जुड़ गए हैं। डिनशॉ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, अनिश्चितताएं भले ही देखने को मिले, ग्लोबल मार्केट्स चौपी भी दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन का डर जो है वो हटकर अब रिसेशन की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखा है। आज सीपीआई के डेटा ताज़ा यूएस मार्केट्स के भी हमने देखे, और साथ ही डिनशॉ भारतीय बाजार में भी इन्फ्लेशन के डेटा जो हमारे सामने हैं। ओवरऑल अगर देखें मार्केट के सेंटिमेंट्स ओवर लॉन्ग टर्म आपको कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अर्निंग सीजन है जिसे हमें वॉच आउट करना होगा। और पिछले 2 हफ्तों से बाजार ने जो जबरदस्त रैली दिखाई है, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम अच्छे खासे मोमेंटम में ही रहेंगे। जी मानसी जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, जो बाजार की बात करें तो हमें तो एक्चुअली यही लग रहा है कि एक पड़ाव जो था बाजार का वो तो उन्होंने पार कर लिया है। वो था एक्चुअली इन्फ्लेशन का। लेकिन इन्फ्लेशन की भी अगर जो आप बात करें, इन्फ्लेशन राइजिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो लग रहा था, पर यूएस में जो हुआ अभी तक, जैसे बैंकिंग का क्राइसिस आ गया बीच में, तो एक्चुअली एक सेंट्रल बैंकर्स का एक एडेज होता है कि राइज अंटिल समथिंग ब्रेक्स, और वहां पे तो ब्रेक ही हुआ है देखा जाए तो। इसलिए ये सिल्वर लाइनिंग थी मार्केट की कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस वहां पे रुक जाएंगे, थम जाएंगे थोड़े, मतलब कम हो जाएंगे या थम जाएंगे। आई थिंक थम जाएंगे अभी के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि जुलाई सितंबर से शायद एक कट भी चालू हो जाए वहां पे, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। लेकिन दूसरा, आप अगर जो इतिहास में देखें तो पिछली 9 बार ऐसा हुआ है जबकि एक इन्वर्जन हुआ है इंटरेस्ट रेट साइकिल में, और 9 में से 8 बार रिसेशन बिल्ड इन हुआ है यूएस में। और 9वीं बार जो हुआ था वो अक्टूबर 22 का था, जो अभी रिसेशन, मतलब ये कहने का मतलब है कि रिसेशन गिवन है यूएस में, तो वो तो होने ही वाला है। लेकिन देखना यह है कि शायद इस बार थोड़ा रिसेशन कम वक्त तक रहेगा, इसलिए इन्फ्लेशन भी गिर जाएगा, रिसेशन भी ज्यादा नहीं रहेगा, और अपसाइड चालू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो इशू नहीं है हमारे इंडिया में, क्योंकि ग्रोथ रेट एक बिल्ट इन है। और हमें तो लगता है कि पिछले, अगर जो आईएमएफ का भी आप प्रिडिक्शन देखें, तो अगले 4-5 साल के लिए इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो कि एक सब्सटेंस वाली इकोनॉमी होगी, और विल बी प्रॉब्ली द थर्ड लार्जेस्ट, ये डिकेड के एंड तक के पहले ही इनफैक्ट थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। तो वहां ग्रोथ तो एक बिल्ट इन होगा ही होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में फॉर इंडिया टू आउट परफॉर्म, ग्लोब हैज टू स्टेबलाइज, तो वो हमें लग नहीं रहा कि इतना जल्दी होने वाला है। पर बहरहाल एक आध क्वार्टर का हमें पेन शायद दिखेगा, लेकिन इस पेन में हमारा मार्केट करेक्ट नहीं होगा, हमारा मार्केट एक बैंड में होगा। और हमने यही कॉल आउट किया था फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स कि एक बैंड में ट्रेड होंगे, और वही हो रहा है हमें आगे चलते हुए। So light looks at the end of the tunnel. मॉर्निंग दिनशॉ, यही कहना चाहिए, यानी अगर आगे के लिए चीज़ें सुधरती हुई दिखती हैं ग्लोबली भी, क्योंकि बड़े जो मैक्रो हेडविंड्स हैं अगर वो सॉर्ट आउट होते हैं तो इंडिया तो ऑलरेडी बेनिफिटेड होना चाहिए। लेकिन अभी इमीडिएटली जो Q4 आना है उसकी अर्निंग्स पे क्या एस्टिमेशन आप लगा रहे हैं? अगर बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की बात करें, बुफा जैसी, मॉर्गन स्टैनले, उन्हें लगता है 8 में से 10 सेक्टर हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट निफ्टी पर जो एक व्यू भी दिख रहा है लगभग अर्निंग ग्रोथ का लगभग 8% के आसपास, और स्पेशली लेड बाय लोन ग्रोथ मोमेंटम फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। आप कौन से स्पेसेस पर रीडिंग रख रहे हैं जहां अच्छे नंबर्स आ सकते हैं Q4 में? बिल्कुल सही बोला आपने, हमें तो बैंकिंग सेक्टर बहुत पसंद है। एक्चुअली आपने जो रिपोर्ट की मेंशन किया वहां पे भी वही मेंशन किया हुआ है कि अगर जो आप बैंकिंग स्पेस को निकाल दें पूरे अर्निंग्स ग्रोथ में से निफ्टी के, तो अर्निंग्स ग्रोथ बड़ी लैकेडेसिकल होगी, मतलब ऐसे इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा वो उस ग्रोथ में। इसलिए, और बैंकिंग का तो एक्सपेक्टेशन है कि 40s में ग्रो होगा, अर्निंग्स ग्रोथ जो होगा 40% ऑड होगा ये क्वार्टर में। तो इसलिए वो बड़ा एक पुश देगा, और वो बड़ा एक पोर्शन भी है हमारे इंडेक्स में। कुछ 1/3 इंडेक्स का पोर्शन हमारे बैंकिंग और रादर बीएफएसआई स्पेस में आता है, तो इसलिए दैट विल बी अ वेरी बिग पुश फॉर द इंडेक्स अर्निंग्स ग्रोथ। पर दूसरी एंगल से देखें तो काफी ऐसे सेक्टर होंगे
जहां पे देयर बी अ पुश बैक। जैसे हमने आईटी के पहले नंबर देखे जो टीसीएस ने डिक्लेयर किए थे, बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं थे, इनफैक्ट डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे। और हमने भी ये कॉल आउट किया था, लास्ट जून में ही कॉल आउट कर लिया था कि आगे चल के आईटी सेक्टर शायद ग्रोथ में थोड़ा पुल बैक रहेगा वहां पे, और वही हो रहा है। इनफैक्ट ये तो स्टार्टिंग हुई है अभी वो सेक्टर की। इनफैक्ट ऑल आउट एक्सटर्नल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं वहां पे ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबली इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है जितना एक्सपेक्टेड था। तो एक वो रहेगा। दूसरा आप देखिए जो हमारे कंजम्पशन सेक्टर हैं, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वाले हैं, वहां पे भी एक थोड़ा पुशबैक आना बाकी है शायद, क्योंकि रूरल इतना ग्रो नहीं हो रहा है। एल नीनो इज राउंड द कॉर्नर, और वो रूरल को पुल बैक करेगा। अर्बन में भी थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। तो ये सब आप देखेंगे तो एक्चुअली इसलिए हमें लग रहा है कि अगला एक क्वार्टर या अगला क्वार्टर, मतलब ये मार्च का क्वार्टर आप छोड़ दीजिए, बिकॉज मार्च में थोड़ा टेलविंड्स था पिछले साल का। लेकिन जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर इतना एक्साइटिंग नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमें अभी भी यही लग रहा है कि एक मेरा कंस्ट्रेंट रहेगा मार्केट। बहरहाल इस मार्केट में आपको काफी ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको पिक आउट करने की। और इसीलिए हमें लग रहा है कि जैसे जैसे वैल्यूएशंस कम होते हैं हमारे कंफर्ट लेवल के जोन्स में, वहां पे यू शुड बी लुकिंग एट पिकिंग आउट द स्टॉक्स। ठीक है दिनशा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ईटी नाउ स्वदेश को समय दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपके पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल्स का हिस्सा बता सकते हैं, परसेंटेज में कितना रखते होंगे आप? अगर आप ये ज़्यादा था तो उसके पीछे वजह क्या है? अगर ये तो अगर ये कम है तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? ये दोनों हिस्सा भी बता दीजिएगा। हाँ जी, तो एक्चुअली है ही नहीं हमारे पोर्टफोलियो में, आज की तारीख में एक्सपोजर ही नहीं है फार्मा का। इनफैक्ट तो मेन रीजन यही था कि एक तो क्लैरिटी चाहिए थी हमें ऑन द यूएस ग्रोथ, क्योंकि इंडियन जो फोकस कंपनीज थी वो काफी एक्सपेंसिव थी। वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही थी पर वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए हमने वो उसको तो टच नहीं किया था। लेकिन जो यूएस फोकस कंपनियां थी वहां पे वैल्यूएशन काफी हद तक गिर गया है, और गिर गया था रादर, और अभी थोड़ी दिनों में थोड़ा चला है। लेकिन वहां पे भी अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो हो रहा है, ये जो नंबर्स आए अभी आपके जो एक्सपोर्ट के नंबर आए मार्च के, उसमें आई थिंक ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया है यहाँ पे ये सेक्टर में। लेकिन फ्रैंकली हमें नहीं लगता है कि आगे चलते यहाँ पे कुछ सब्सटैंशिएट हो सकेगा, क्योंकि पाइपलाइन इतनी क्लियर नहीं है मोस्ट ऑफ द कंपनीज की। इनफैक्ट जो कल एक कंपनी चली थी 9-1% जो इंडेक्स में है, वहां पे भी ऐसा उभर के आ रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट में ही ज्यादा ग्रोथ आया था, और वो प्रोडक्ट भी एक मतलब एक तरह से पुश हो गया पाइपलाइन में। तो इसलिए आगे चल के शायद ग्रोथ ना दिखे वहां पे भी। तो इसलिए हमें वहां पे अभी कॉशन ही है। वी नॉट लुकिंग एट दो स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। एक और चीज और एक और सेक्टर जो कि आपके आउटलुक में पॉजिटिव है, वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम। इसके पीछे थोड़ा और डीप डाइव करना चाहेंगे और रैशनल समझना चाहेंगे। एक बात तो तय है, ग्लोबल स्लोडाउन या ग्रोथ स्लोडाउन जो नजर आ रहा है, उसके चलते ग्लोबली एक्सपोज सेक्टर से दूर रहना चाहिए। ये एक रैशनल अप्रोच होगा। और इस वक्त अगर हम देखें, फेड के ताज़ा मिनट्स में भी ये कहा गया था कि जब तक इन्फ्लेशन का खतरा पूरी तरह से ठीक का तरह संभलता नहीं है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज जो है वो बदलते रहेंगे। तो क्लियरली ग्लोबल एक्सपोजर से तो थोड़ा सा दूर रहना ये सही रैशनल अप्रोच होगा। लेकिन डोमेस्टिक थीम में आपको क्या पसंद आता है और उसके पीछे की रैशनल क्या है? जी देखिए, हमें एक्चुअली पसंद अभी भी हमारे कंजम्पशन सेक्टर पसंद है, बैंकिंग सेक्टर पसंद है, इनफैक्ट बीएफएसआई पूरा सेक्टर पसंद है। आई इतना पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द चेंजेस व्हिच हैपेंड इन द बजट। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो बीएफएस सेक्टर है वो काफी हमें पसंद है। लेकिन एक कैविएट यहाँ पे ये है कि शॉर्ट टर्म, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पुल बैक होगा यहाँ पे कंजम्पशन और बीएफएस में भी, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट पीक आउट साइकिल चालू हो गया शायद, इसलिए बोलते हैं कि निम्स भी जो है वो पीक आउट होंगे। लेकिन हमें वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निम्स में अगर जो पीक आउट भी होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दैट इज, जो पीक आउट होते हैं, तो उधर जो क्रेडिट ग्रोथ है जो आपने देखी है इस बार, जो जैसे ही नंबर रिपोर्ट हुए, जिन दिन बैंक ने अपने एडवांस नंबर्स रिपोर्ट किए हैं फॉर क्रेडिट ग्रोथ, काफी एक्साइटिंग रहे हैं, मिड टीन्स में रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग पिक आउट फ्रॉम जो सिंगल डिजिट ग्रोथ पहले रिपोर्ट करते थे उससे। तो इसलिए हमें ये सेक्टर में तो कंफर्ट अभी भी है।
कंजम्पशन स्पेस में हमने एक सेक्टर निकाला था जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेस में था वो, विच इज एस्पिरेशनल लग्जरी, अफोर्डेबल लग्जरी स्पेस। वहां पे थोड़ा एक थम गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो ग्रोथ रेट थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ रहे हैं, लेकिन वो भी वहां पे भी हमने ट्रिम की थी अपनी पोजीशंस, बट अगेन हम लोग थोड़े आस्ते आस्ते करके बिल्डअप कर रहे हैं वहां पे, बिकॉज हमें भी लग रहा है कि अभी वैल्यूएशंस काफी हद तक नीचे आ गए हैं, इसलिए यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप इन दिस स्पेस। तो इसलिए हमें वो स्पेस अच्छी लग रही है। और बहरहाल जैसे मैंने बोला कि हमें एक टाइम में डोमेस्टिक इंफ्रा प्लेस भी अच्छे लगते थे, लेकिन अभी के लिए फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना एक्सपेंडिचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे भी थोड़ा एक स्लो डाउन सा बनेगा शायद। गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ का स्लो डाउन होगा, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाएगा, तो शायद वैल्यूएशन वहां पे भी स्ट्रेस्ड है। प्लस जैसे हमने बोला एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स तो टोटली अवॉइडेबल है। इनफैक्ट इवन डोमेस्टिक में जहां पे आपको जहां वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस्ड हैं और ग्रोथ रेट्स नहीं दिख रही हैं, वो स्पेस भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे पेंट्स इज ऑब्वियस स्पेस जहां पे विच इज अवॉइडेबल, क्योंकि ग्रोथ रेट नहीं आ रहे इतने। जैसे मैंने बोला रूरल भी स्लो डाउन होने वाला है, तो इसलिए अवॉइडेबल स्पेस है। दिनशा, आईएमडी का जो फोरकास्ट आया है नॉर्मल मॉनसून का, डू इट गिव्स यू अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि रूरल कंजम्पशन ऑफ कोर्स यहाँ से इम्पैक्ट हो सकती है? जी, एक्चुअली आईएमडी का जो फोरकास्ट था नॉर्मल मॉनसून्स का, वो एक बैंड में उन्होंने दिखाया था, नीचे का बैंड भी था वहां पे। लेकिन अभी आप एल नीनो के देखें, अगर जो ईयर्स जो इंडिया ने देखे हैं, 80% ऑफ द टाइम वहां पे हमने डेफिसिट देखा ही है रेंज में। शायद पिछले जो 6-7 में 2 ही टाइम पीरियड ऐसे थे जब एल नीनो था, फिर भी रेंज वर नॉर्मल। लेकिन एनीवे आई एम नॉट मैं वेदर का फोरकास्ट वगैरह करता नहीं हूँ, लेकिन हमें यही है कि कॉशन बरतना चाहिए यहाँ पे। वेट इट आउट, देख लेंगे कि क्या होता है, एंड देन वी विल प्रॉब्ली टेक अ कॉल। अगर जो रेंज अच्छे हुए तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो हमारी जो हमने 2 क्वार्टर बोले थे वो शायद 1 क्वार्टर में ही खत्म हो जाए बैंड, ट्रेडिंग बैंड का हमारा। सो दैट वे। दिलशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी क्लियर थॉट हैं आपके और आप बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं कि अच्छा ये है और ये नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बाजार पर फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं कि इस वक्त किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए, अर्निंग्स पर क्या ट्रिगर होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट से कितनी बड़ी स्ट्रेंथ बाजार डिस्काउंटिंग कर रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ LIC MF के योगेश पाटिल जी बने हुए हैं। योगेश, मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले एक व्यू आपसे, अब क्योंकि बाजार क्लियरली अर्निंग्स को देख रहा है, चाहे यूएस मार्केट्स में वहाँ पे भी अर्निंग्स का ट्रिगर है, हालांकि CPI फिगर्स और इन्फ्लेशन फिगर्स वो तो एक है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में क्लियरली अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और आज एक सुबह एक नोट आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। उन्होंने इंडिया के Q4 एक्सपेक्टेशन पर अच्छी बुलिश व्यूज दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो अर्निंग्स है वो ऑलरेडी एक अप साइकिल में ही है, और इनफैक्ट आपको कई सारे सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ दिखेगी, फाइनेंशियल्स हो, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, और इनफैक्ट 10 में से 8 सेक्टर्स हैं जहां पर एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखेगा। आप कैसे अर्निंग्स पर इस वक्त व्यू बना रहे हैं, कौन से स्पेसेस पर आप बुलिश हैं? या गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 89 में होस्ट करने के लिए। देखिए, मार्जिन्स तो बढ़ेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी नीचे आया है। इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर नीचे है, तो उसका काफी हद तक इम्पैक्ट एबिटा पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। बट कई सेक्टर है जहां पे हो सकता है इतना सेल्स स्लगिश रहा हो, तो वहां पे टॉप लाइन में मिस पॉसिबल है, बट एबिटा में मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर विल शो सम पॉजिटिविटी इन देयर अर्निंग्स एंड एज वेल एज एबिटा ग्रोथ। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्लियरली Q4 नतीजों पर अब ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। और योगेश, गुड मॉर्निंग, गुड टू टॉक टू यू, गुड टू कनेक्ट विथ यू। बाजार में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त पॉजिटिव भी प्ले आउट हो रही है, चाहे फिर वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो या डोमेस्टिक। देखिए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो परसिस्ट करेंगे, रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट डोमेस्टिक मार्केट्स का हो रहा है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स, ग्रोथ ट्रिगर्स आपके हिसाब से बाजार के लिए कौन से हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिससे आप वॉच आउट कर रहे हैं? आपके पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें एलोकेशन सबसे ज़्यादा देखी है आपने? जी, देखिए, ग्लोबली इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जहां पे ग्रोथ है और
रियल इंटरेस्ट रेट जहां पे पॉजिटिव भी है। तो इंक्रीमेंटली अगर आप ग्रोथ देखेंगे अगले 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे ग्रोथ है, जहां पे पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके लिए अगर आप देखेंगे काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग चाइना +1 के तहत इंडिया में आ रही है। तो स्ट्रक्चरली इंडिया इज हेडिंग फॉर ए गुड बुल मार्केट ग्रोथ, स्पेशली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। क्योंकि आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे इंडिया का आज भी सबड्यूड है, रफली 2200 के आसपास रफली मिलेगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम यहां से जब बढ़ता है तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इसमें बहुत एज ए परसेंटेज ऑफ द इनकम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आपको यहाँ पे जैसे आपने हिस्टोरिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मान लो x देखा हुआ था, अगले 10 सालों में 3x 4x पॉसिबल है। क्योंकि एक मिनिमम के बाद आदमी ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी ज्यादा खर्चा करता है, प्लस आपका मैन्युफैक्चरिंग है बिकॉज ऑफ चाइना प्लस पॉलिसी। तो इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर आप देखेंगे काफी सारे रिफॉर्म्स इंडिया ने किए थे, जैसे जीएसटी है, लैंड एक्विजिशन बिल है, बट उसका जो बेनिफिट कोविड की वजह से मिल नहीं पाया था। लेकिन अगर आप देखेंगे काफी सारे जो बेनिफिट्स है अभी आप दिख रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन में दिख रहे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स टू जीडीपी, वो काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है, वर्सेस इतना बिजनेस नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि काफी सारे बड़े जो कंपनीज है मार्केट शेयर गेन करके ग्रो करती जा रही है। तो ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है बिकॉज ऑफ population, working age population, and better government policies, plus globally there is a de-globalization happening, जिसकी वजह से इंडिया इज ए प्रेफर्ड कंट्री बिकॉज ऑफ द साइज, अवेलेबल स्किल सेट। बिकॉज अगर बाकी सब कंट्री देखेंगे, अगर आपको चाइना को रिप्लेस करना है तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे कंजम्पशन मार्केट भी बहुत बड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने का भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि पूरी दुनिया में इंडिया का ये कंट्री का जो जिस स्टेज पे हम लोग जहाँ पे रिफॉर्म्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है, काफी सारा आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग लैंड भी है, तो स्ट्रक्चरली काफी चीजें पॉजिटिव है जो कि आज की तारीख में किसी देश में अवेलेबल नहीं है। बट ये काफी हद तक बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार पहली बार आप देखेंगे कि काफी सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना ऑलरेडी चालू हो चुका है और काफी हद तक इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो नलीफाई होता जा रहा है। इनफैक्ट अभी हो सकता है कि 1 या 2 और हाइक हो, उसके बाद रुक जाए ग्लोबली भी। बट लेकिन काफी हद तक इंडिया इज ए रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव कंट्री, तो जहां पे हमें इतना इफेक्ट शायद ना पड़े। तो बाजार के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है इन्वेस्ट करने के लिए। जिसका भी लॉन्ग टर्म व्यू हो, डेफिनेटली दिस इज अ गुड मार्केट टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट। ठीक है योगेश जी, फिर थोड़ा हमको और क्लैरिफिकेशन दीजिए। अगर आप इंडिया को लेकर काफ़ी बुलिश हैं और आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक है, तो टिपिकली वो डोमेस्टिक सेक्टर्स पे जाए जिसका ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, या फिर उन्हीं सेक्टर्स पे रहें जिसका थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी है, वो ऑटोमेटिकली फिर हेज भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आईटी और फार्मा जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर कम है। देखिए कैपिटल गुड्स में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका 70-80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है। दूसरा ऑटो एंसिलरी, देखिए ऑटो एंसिलरी डोमेस्टिक डिमांड को भी सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट अगर एक नया मार्केट खुलता है बिकॉज ऑफ चाइना +1, यूरो +1, तो एक एडिशनल बिजनेस होता है और सेम कंपनी के लिए एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ जाता है। केमिकल कंपनी जो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये कुछ जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट की वजह से ग्रो करेंगे और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से भी ग्रो करेंगे। हाँ, आईटी एक स्टैंड अलोन बिजनेस है जो इंडिया का वेटेज फिर भी कम है कंपेयर टू फार्मा, की फार्मा का डोमेस्टिक साइज भी काफी है। तो काफी सारी कंपनी है 50-20% डोमेस्टिक बिजनेस करती है और बाकी जो है फिर एक्सपोर्ट का रहता है। तो उनका मिक्स्ड है, फार्मा कंपनी टू कंपनी है। कई कंपनी 90% या 100% एक्सपोर्ट करती है, कई कंपनी 20% ही एक्सपोर्ट करती है। तो ये बहुत मिक्स्ड है क्योंकि हर फार्मा कंपनी का एक अलग यूनिकनेस है। बट फिर भी फार्मा एक डिफरेंट सेक्टर है जो अपन किसी इकोनॉमिक ग्रोथ से या किसी लिंक नहीं कर सकते। ये अलग, इनके डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। तो सेक्टर्स में देखेंगे ऑटोमोबाइल है, जैसे मैंने बताया ऑटो एंसिलरी है, दैट आपके काफी सारे केमिकल कंपनीज है, कैपिटल गुड्स कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, जो डोमेस्टिक में भी काम कर रही है। और इंडिया में जैसे डोमेस्टिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हम लोग बात करते हैं कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो काफी सारे जो सेक्टर्स है या प्रोडक्ट्स है उनमें अच्छी ग्रोथ आ जाती है। जैसे कि फुटवेयर है, अपरेल्स है, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। और एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के बाद इंडिया में बहुत सारी चीजें भी ऑलरेडी चालू हो गई, जैसे अर्बनाइजेशन है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है,
पर कैपिटा इंप्रूव होते ही आपका बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो इन सब में भी आपको लॉन्ग टर्म में 4 से 5 साल में अच्छा ग्रोथ रहेगा इसमें। ओके योगेश, अब तक जो फार्मा पे एक कंसर्न रह रहा था, क्योंकि जो यूएस को जो एक्सपोर्ट करती थी फार्मा कंपनीज, उनके लिए चैलेंजिंग पीरियड रहा है पीछे। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो बाजार में भले ही सारे सेक्टर्स चल रहे हो, डिफेंसिव बेट्स में फार्मा जैसे स्टॉक्स भी, डॉक्टर रेड्डीज हो, डिविस लैब हो, इनमें अच्छी मूव है। और इनफैक्ट अब तो मिड कैप फार्मा में लॉरस और लिपिन जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं। थोड़े से रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि यूएस को जो शिपमेंट्स हैं वो इम्प्रूव हुई है लास्ट मंथ में, ये डेटा सुधरता हुआ दिख रहा है। तो क्या यूएस को जो केटर करती हैं, जो यूएस एक्सपोर्ट बेस्ड फार्मा कंपनीज हैं, क्या उनके अब उनमें एक इंटरेस्ट फिर से रिन्यूड आ रहा है? क्या उन्हें देखना चाहिए? आप क्या व्यू बना रहे हैं इस पर? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक बात तो मैं नहीं करूंगा कि म्यूचुअल फंड के तहत में हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन डेटा इंप्रूवमेंट है, प्राइसिंग इंप्रूवमेंट है थोड़ा सा कंपेयर टू लास्ट 2 क्वार्टर्स, थोड़ा इंप्रूवमेंट है। क्योंकि वहां पर भी यूएस में 2 या 3 साल से जेनरिक की जो प्राइसिंग है ऑलरेडी कम हो रही थी, तो धीरे धीरे वहां पर भी एक स्टेबलाइज हो गया है, प्राइस गिरना कम हो गया है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गया है, और काफी हद तक चाइना प्लस वन जो फैक्टर्स है थोड़ा थोड़ा प्ले आउट सभी सेक्टर्स में चालू हुआ है। हालांकि फार्मा में इतना इजी नहीं है, क्योंकि काफी आज भी इंडियन फार्मा कंपनीज काफी सारा जो मोर देन 70-80% जो रॉ मटेरियल है चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मार्केट शेयर गेन कम है, लेकिन आप यूएस के जेनरिक मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर जो है कम हो गया है और थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा है। बट हमको 1-2 क्वार्टर और चेक देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड कैसा है, ये वन ऑफ है, इन्वेंट्री चैनल फिलिंग है, क्या है, ये चेक करना पड़ेगा। कि एज ऑफ नाउ खाली 1 महीने के डेटा या 2 महीने के डेटा पे आप बहुत जल्दी रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, बट डोमेस्टिक मार्केट जो है अच्छा चल रहा है। जैसे रिसेंटली आईपीएम का डेटा आया था, ओवरऑल ग्रोथ फार्मा की ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रही है, और काफी कंपनीज ने ग्रो किए बिकॉज ऑफ हायर, कई जगह लास्ट ईयर का बेस हाई था उसके बाद भी ग्रो किया है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है डोमेस्टिक फार्मा के लिए। योगेश, वी बाय योर पॉइंट, इमीडिएट डेटा पर रिलाई नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्ले फार्मा के लिए कैसे, इस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा बैंक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, आईटी, लीजर जैसे सेक्टर्स हैं जो कि आपके फोकस रेडार पर। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे योगेश। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।